हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हरीश कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे RSCIT बुक का चैप्टर नंबर 2 में पार्ट 2, यानी कि चैप्टर नंबर 2 और उसका भाग नंबर 2। इससे पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ लिया था कंप्यूटर सिस्टम क्या है, उसकी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा था। अब पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। तो स्टूडेंट देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। कंप्यूटर की मेमोरी है, कंप्यूटर का एक इंटरनल पार्ट होता है, ये एक आंतरिक भाग होता है। जैसे देखिए, कंप्यूटर मेमोरी मानव मस्तिष्क के समान होती है। मानव का मस्तिष्क यानी कि जैसे अपना जो माइंड है, हम कोई भी चीज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो वो सारी कहाँ पर स्टोर हो जाती हैं? अपने दिमाग में। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा इंफॉर्मेशन है वो सारी कहाँ पे स्टोर होती है? कंप्यूटर की मेमोरी में। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी एक भंडारण स्थान है जहाँ डेटा और इंफॉर्मेशन को रखा जाता है। मेमोरी को 3 भागों में बांटा गया है: कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी। और सेकेंडरी, मेन मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? मुख्य मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी और मुख्य मेमोरी एक ही होती है, और जो थर्ड है वो है सेकेंडरी मेमोरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहले हम बात करते हैं कैश मेमोरी की। ये एक डायग्राम भी दिया हुआ है। इस डायग्राम में CPU, रैम, कैश, यानी कि CPU और जो रैम है इसके जस्ट बाद में है कैश मेमोरी, यानी इनके बीच का जो पार्ट होता है वो कैश मेमोरी होती है, जो कि हार्ड डिस्क से डेटा ले रही है। और ये जो CPU है ये सभी मेमोरी से डेटा ले रहा है, और रैम और जो कैश मेमोरी है यहाँ पे उनको प्रोसेस किया जा रहा है। देखिए, कंप्यूटर जो सबसे पहले बात करते हैं कैश मेमोरी की। तो कैश मेमोरी क्या होती है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है, ये मान लीजिए अपना प्रोसेसर है, CPU है, इसका नाम दे देते हैं CPU। इसके बाद में CPU के बाद में है प्राइमरी मेमोरी, इसको अच्छे से समझना। और प्राइमरी मेमोरी के बाद में आता है भाग सेकेंडरी मेमोरी का। अब देखिए कि जो CPU की जो कार्य करने की जो स्पीड है, इसकी जो कैपेसिटी है, वो उसकी जो स्पीड है बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पीड से वर्क करता है। फिर जो प्राइमरी मेमोरी यानी कि जो रैम होती है, उसकी जो स्पीड होती है वो CPU से कम होती है। और सेकेंडरी मेमोरी है, उसकी जो स्पीड होती है वो प्राइमरी मेमोरी यानी कि रैम से भी और कम होती है। ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह। तो अब देखिए स्टूडेंट कि मान लीजिए कि अपने पास कुछ भी डेटा हैं, या फिर मान लीजिए अपने पास कुछ सॉन्ग वगैरह हैं, तो वो सॉन्ग कहाँ पे स्टोर होते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में, यानी कि हार्ड डिस्क है, पेन ड्राइव है, CD है, DVD है, इसमें हम स्टोर करके रखते हैं। बट जब भी उनको प्ले करते हैं तो एक साथ तो सारे सॉन्ग प्ले नहीं होंगे, एक ही सॉन्ग प्ले होगा एक बार में। तो वो सॉन्ग प्ले होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर सॉन्ग को हम प्ले करते हैं तो वो सॉन्ग कहाँ जाएगा? प्राइमरी मेमोरी के पास में। और प्राइमरी मेमोरी उसको कहाँ भेजेगी? CPU के पास में। और CPU भेजता है आउटपुट डिवाइस जो होती हैं उनके पास में भेज दिया, यानी आउटपुट डिवाइस के पास में, यानी स्पीकर वगैरह के पास में भेज देता है। तो अब देखिए स्टूडेंट कि जैसे कोई भी एक काम होता है, कोई भी एक काम है मान लीजिए, तो उस काम को CPU 10 काम मान लीजिए, 10 काम को CPU 1 मिनट में करता है। तो उन्हीं 10 काम को जो प्राइमरी मेमोरी है वो 2 मिनट में करता है। ठीक है, और जो हार्ड डिस्क है उस उन्हीं 10 काम को 3 मिनट में करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो CPU, अगर जो सेकेंडरी मेमोरी है वो रैम को कोई भी वर्क देता है काम करने के लिए, तो उनको एकदम से फटाफट फिनिश कर देता है और वो फ्री हो जाता है। ऐसे जो CPU की स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो भी इनसे जो प्राप्त जो कार्य होते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको फटाफट क्या करता है? निष्पादित कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, फिर ये भी फ्री हो जाता है।
तो बट ये जो स्लो मेमोरी है हार्ड डिस्क, ये क्या करती है, यहाँ पर डेटा को भेजने का काम करते रहते हैं और ये काम करने के बाद में पूरा फ्री हो जाता है, यानी कि आइडल रहता है। तो अब इसको फ्री नहीं रहने देना है, तो फिर क्या हुआ कि इन प्राइमरी मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में हमने एक मेमोरी और लगा दी। इस मेमोरी का नाम रखा हमने कैश मेमोरी। ठीक है, तो ये जो कैश मेमोरी होती है, इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा को अपने पास स्टोर करके रखती है। जैसे ही सीपीयू फ्री रहेगा तो उसको ये और काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देती है और इसको फ्री नहीं है। तो इससे क्या होगा, अपना जो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये स्टूडेंट आगे एक ये क्वेश्चन पे आता है कि सबसे तेज़ मेमोरी कौन सी है, तो कैश मेमोरी है। सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, तो सेकेंडरी मेमोरी है, ये वाली। ठीक है, स्लो मेमोरी सेकेंडरी। सबसे फास्ट मेमोरी आपकी कैश, और इससे भी फास्ट होता है प्रोसेसर, और ये आती है। अब ये पूछ लेते हैं कि कैश मेमोरी कहाँ पर है, तो रैम और सीपीयू के बीच में लगती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, और सबसे महंगी मेमोरी क्योंकि फास्ट है तो ये भी कैश मेमोरी सबसे फास्ट होगी। ठीक है, और सबसे सस्ती मेमोरी कौन सी है, हार्ड डिस्क है, क्योंकि ये स्लो मेमोरी है तो सस्ती मेमोरी होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कैश मेमोरी को। तो स्टूडेंट कैश मेमोरी देखिए, मेमोरी बहुत ही उच्च गति अर्ध कंडक्टर यानी कि हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जो सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति को बढ़ा देती है, और डेटा और प्रोग्राम के उस भाग को रखा जाता है जो सीपीयू के बार बार में इस्तेमाल करता है, यानी सीपीयू के एकदम से पास में होती है, जिससे डेटा को ये एकदम से यूज़ कर सकें। अब देखिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट, कैश मेमोरी तेज़ होती है। देखो इसकी कुछ विशेषताएं जो मैंने बताई थी वही है। तो ये मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय एक्सेस टाइम का होता है, यानी कि लो एक्सेस टाइम। लो एक्सेस टाइम क्या होता है भाई, जैसे ही हमने कुछ काम करने को के लिए क्लिक किया है माउस से, तो उस क्लिक करने के टाइम से लेकर वो काम होने तक का जो टाइम है उसको एक्सेस टाइम बोलते हैं। ठीक है, ये अस्थायी टेम्परेरी मेमोरी होती है और कुछ डेटा को एक बार टेम्परेरी स्टोर करके रखती है। ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो अवधि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए संग्रहित करती है, यानी छोटे छोटे जो वर्क होते हैं, छोटे टाइम के लिए जो काम किया जाता है उनके लिए। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं, लिमिट कैपेसिटी, कैश मेमोरी की सीमित क्षमता, लिमिटेड कैपेसिटी, ये बहुत महंगी होती है। ठीक है, जो मैंने बताया था कैश मेमोरी की कुछ इसकी ये सीमाएं यानी कि हानियाँ हैं, क्योंकि ये ज़्यादा फास्ट होगी तो महंगी भी होगी। ठीक है, फिर बात करते हैं, देखो ये कैश मेमोरी होगी। अब कैश मेमोरी के बाद में आता है बात प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है स्टूडेंट, केवल उन डेटा और निर्देशों को, इंस्ट्रक्शन को जमा स्टोर करते हैं जो वर्तमान में कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि अपने पास 50 सॉन्ग और 50 सॉन्ग में एक सॉन्ग को हमें प्ले करना है, तो जैसे ही वो प्ले होगा स्पीकर में आवाज़ आएगी, तो जैसे वो चल रहा है, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो, चाहे कोई भी हम टाइपिंग का काम कर रहे हों, कोई भी वेबसाइट को सर्च कर रहे हों, तो जो स्क्रीन पर जो भी काम हो रहा है, यानी करंट, यानी कि चालू मोबाइल में या चालू कंप्यूटर में जो भी काम हो रहा है, स्क्रीन पे सब कुछ चल रहा है, वो कहाँ पे चल रहा है, वो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत काम करता है। और जब उसमें बिजली चली जाती है यानी बिजली बंद हो जाती है, तो वो काम भी बंद हो जाता है और डेटा लॉस हो जाता है, वो खो जाता है अपने पास में। ठीक है, तो ये भी किस पे है, सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनी होती है। अब इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक तो होती है रैम और रोम, यानी कि मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या करते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं और प्राइमरी मेमोरी। इसको दो भागों में बांटते हैं, रैम और रोम। देखो रैम क्या होती है, परिवर्तनशील, यानी कि जब लाइट आएगी तब उसमें डेटा रहेंगे, और एक बार एक सॉन्ग प्ले हो गया तो दूसरा फिर बजेगा, फिर तीसरा, इस तरह कोई भी हम काम करते रहते हैं, वो एक ही काम थोड़ी करते हैं हर बार, अलग अलग डेटा उसमें चेंज होते रहते हैं। तो ये परिवर्तनशील है और ये वोलाटाइल मेमोरी है, यानी कि जब लाइट आती है तभी चलती है, नहीं तो नहीं चलती, इसलिए इसका मतलब ये वोलाटाइल है। फ्लैश मेमोरी भी इसको बोलते हैं। दूसरी आती है रोम। रोम क्या होती है, इस रोम के भी कई भाग हैं, देखो पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, यानी ऐसे प्रोग्राम जो हमें एक बार हमें स्टोर करके रखने होते हैं, फिर उसको बार बार में चाहिए। जैसे कि शादी की कैसेट होती है, शादी वगैरह की प्रोग्राम की, तो
तो हम एक डीवीडी में डाल के रख लेते हैं, तो उसको आपको इरेज नहीं करना है डेटा को, वो वहीं रहेंगे, जब भी उसको यूज़ करना है आप उसको प्ले करके देख सकते हैं। फिर आता है ईपी रोम। ईपी रोम क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है इरेजेबल, यानी कि ऐसे मेमोरी सो इरेज भी हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि प्रोग्रामेबल में कभी इरेज नहीं होती, बट आजकल जो टेक्निक है वो इरेजेबल भी आ गई। एक बार यूज़ करने के बाद में उन डेटा को आप हटा सकते हैं और नए डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी के उदाहरण हैं, यानी कि ये इनके अंदर डेटा फिक्स रहते हैं, कभी भी आप इनमें चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ रीड कर सकते हो, तभी ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी है। तो एग्ज़ाम में आ सकता है कि वोलाटाइल मेमोरी कौन सी होती हैं, तो वोलाटाइल वो होती हैं जो रैंडम मेमोरी भी बोलते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी परिवर्तनशील होती हैं, और जो परिवर्तनशील नहीं होती है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती हैं। अब ये जो प्राइमरी मेमोरी है, मेन मेमोरी, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, ये कंप्यूटर के काम करने वाली मेमोरी है। कंप्यूटर के काम यानी कि जो करंट में जो भी काम हो रहा है, स्क्रीन पे जो भी कुछ चल रहा है, ये मतलब वर्किंग करती रहती है। ये जब भी कंप्यूटर चलेगा तो ये वर्किंग में लग जाएगी, काम करने में लग जाएगी, बड़ी मेहनती होती है। इसकी गति स्पीड मुख्य मेमोरी से भी तेज़ होती है। मुख्य मेमोरी यानी खुद ही मुख्य मेमोरी होती है, तो इसकी स्पीड भी कम नहीं होती और अच्छी वाली स्पीड इसकी होती है। अब देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट, रैंडम, यानी कि एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता, क्यों? कोई भी प्रोग्राम चलेंगे तो वो कहाँ चलता है? प्राइमरी मेमोरी में। और जब प्राइमरी मेमोरी भी नहीं होगी उसमें, तो कंप्यूटर कैसे चलेगा? नेक्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम, जो कि मेन मेमोरी है, उसी की बात हम करते हैं। वापस कंप्यूटर को पढ़ने, यानी कि ऐसी मेमोरी जिसको हम क्या कर सकते हैं, रीड भी कर सकते हैं और उनको वापस उसमें चेंज कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, यानी कि रीड और राइट मेमोरी इसको कहा जाता है, जो यूज़र को पढ़ने के काम में भी आती है और लिखने के काम में भी आती है। ठीक है, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, और मेमोरी सेल को सीधा एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके जो पार्ट हैं नीचे कुछ दिए गए हैं, देखिए, डायनेमिक और स्टैटिक। डायनेमिक डी रैम का पूरा नाम है डायनेमिक, और एस है यानी कि स्टैटिक रैम है। तो सबसे पहले बात करते हैं डी रैम की। डी रैम से एस रैम इस प्रकार से भिन्न है कि वे समय समय पर रिफ्रेश होती है, यानी कि डी रैम को क्या करना पड़ता है, क्योंकि गतिशील होती है ना, तो ये बार बार में रिफ्रेश होती है। और स्टैटिक का मतलब होता है स्थायी, और ये स्थायी होती है तो इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। एस रैम की लागत भी ज़्यादा, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। एस रैम सामान्यतः सीपीयू के कैश के लिए यूज होते हैं। कैश मेमोरी जहाँ पर होती है, मैंने अभी बता के गया हूँ कि सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में जो कैश मेमोरी होती है वो स्टैटिक रूम रैम की तरह ही यूज़ होती है। और डी रैम कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी के लिए यूज़ होती है। अब यहाँ पे और भी कुछ टाइप्स देखें। सबसे पहले ईडो रैम, यानी एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, किसी भी मेमोरी स्थान पर तक पहुँचा जा सकता है। ये 256 इंफॉर्मेशन बाइट लेंस में स्टोर रखता है, बस इसका आपको पूरा नाम याद रखना है। एस डी रैम, सिंक्रोनाइज डी रैम, रैम चिप की क्लॉक रेट का उपयोग करती है। ये रैम के प्रकार हैं, टाइप्स हैं, डी रैम और एस डी रैम। डबल डेटा रेट, ये रैम डेटा के स्थानांतरण यानी कि दोनों किनारों बहुत क्लॉक पर करता है। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा है रैम के बारे में, अब पढ़ेंगे रोम के बारे में। तो रोम क्या होती है, इसमें मेन पॉइंट है नॉन वोलाटाइल मेमोरी है कि लाइट चली भी जाएगी तो उसमें डेटा आपके लॉस नहीं रहेंगे, डेटा वहीं पर रहेंगे, बिजली के चलते जाने के बाद जानकारी संग्रहित वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, तो ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी, और इस तरीके की दिखाई देती है, जो कि आईसी होती है। आईसी के अंदर जो मेमोरी होती है वो क्या होती है, आपकी रोम होती है। अब रोम के टाइप्स, तो सबसे पहले बात करते हैं रोम के टाइप्स में। पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऐसी मेमोरी जिसके अंदर प्रोग्राम स्टोर करके रखे जाते हैं और बार बार में उन प्रोग्रामों को हम यूज़ कर सकते हैं, बट उनके अंदर जो डेटा होते हैं उनको आप इरेज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद की जो टेक्नोलॉजी है, उन प्रोग्राम्स को इरेज भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे इन्फॉर्मेशन 15 मिनट के लिए यूवी किरणें, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रे, जो सूर्य की किरणें होते हैं, जो उनको बोलते हैं पैराबैंगनी किरणें, उन किरणों का यूज़ करके उस जो डीवीडी सीडी या फिर मेमोरी है उस पर यूज़ करेंगे तो जो डेटा हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, हटा सकते हैं और नए डेटा स्टोर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है फ्लैश मेमोरी। तो फ्लैश मेमोरी वो होती है जो विद्युतीय प्रभाव द्वारा मिटाने, यानी कि ये तो किससे हटते हैं डेटा, ये डेटा हटेंगे आपकी अल्ट्रा वायलेट रे से, और ये हटेंगे बिजली से, यानी कि विद्युत के प्रभाव से डेटा को हम मिटा सकते हैं, परमानेंटली मिटा सकते हैं, और नए डेटा इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। अब ये थी अभी तक पढ़ा हमने प्राइमरी मेमोरी, अब बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। तो सेकेंडरी मेमोरी के जो सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, इसको हम सेकेंड मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। मेन मेमोरी की तुलना में ये बहुत स्लो होती है, धीमी होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सीडी है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ये सारी क्या होती हैं, सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इनको हम एक्सटर्नल मेमोरी भी बोलते हैं। जैसे कि मेमोरी फ़ोन के अंदर एक तो होता है फ़ोन की मेमोरी, और एक होती है मेमोरी कार्ड। तो जैसे फ़ोन की मेमोरी होती है तो वो तो हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी, और आपने मेमोरी कार्ड का यूज़ किया तो वैसे हो गई सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी के अंदर कौन क्या विशेषताएं, देखिए ये ऑप्टिकल और मैग्नेटिक प्रकार की होती हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक। बिजली बंद होने पर इसके पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि डेटा वैसे के वैसे बने रहते हैं। अगर पेन ड्राइव में आपके पास डेटा और लाइट चली गई तो वो डेटा तो वहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे ना, बट रैम के अंदर वो गायब हो जाते हैं। ये थोड़ी सी स्लो होती है, और दूसरी मेमोरी से क्या होती है, स्लो होती है, बट इसमें डेटा बहुत ज़्यादा स्टोर किए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ और एक यहाँ पे डायग्राम दिया सेकेंडरी मेमोरी को, सीक्वेंशियल डिवाइस और डायरेक्ट एक्सेस। सीक्वेंशियल डिवाइस क्या होती है, तो सीक्वेंशियल डिवाइस का मतलब ये होता है कि जैसे पहले के टाइम में कैसेट चलती थी रील वाली, तो उसमें क्या होता था कि जैसे कि एक सॉन्ग आपने सुन लिया, उसके बाद में पांचवा या छठा सॉन्ग सुनना है, तो उसके सारे सॉन्ग आपको क्या करने पड़ेंगे, या तो फॉरवर्ड करने पड़ेंगे एक एक करके, यानी उस रील को दूसरी साइड में लपेटना पड़ेगा। ठीक है। और या फिर उनको सबको सुनना पड़ेगा। तो वो जो मेमोरी होती थी वो थी सीक्वेंशियल मेमोरी। और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या होता है, जैसे अपने पास पेन ड्राइव है, सीडी है, मेमोरी कार्ड है, उसमें 100 या फिर 1000 कितने भी सॉन्ग हैं, उनमें से एक सॉन्ग को प्ले करना, तो आपने सेलेक्ट किया और एंटर किया तो वो प्ले हो गया। यानी डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो किसी भी सॉन्ग पर, आप वही प्ले हो जाएगा। बट सीक्वेंशियल में क्या था, पहले कैसेट में क्या था, अगर आपने एक सॉन्ग सुन लिया तो आपको छठा सॉन्ग सुनना है तो 5 और सुनने पड़ेंगे, या फिर उनको फॉरवर्ड करो। फिर ये जो थी आपकी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इनके पार्ट है मैग्नेटिक है, ऑप्टिकल है, मेमोरी स्टोरेज है। तो यहाँ पे देखना, इनको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर लगती है। जैसे पेन ड्राइव होती है 2 GB 16 GB 32 GB की होती है, वैसे जो हार्ड डिस्क होती है वो 250 GB 160 GB 500 GB 1 TB 2 TB तक भी अवेलेबल है मार्केट में। यानी इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखा जा सकता है। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट, देखिए ये जो इसमें CD की तरह कुछ बने होते हैं, इनको बोलते हैं प्लेटर। और ये जो प्लेट होती हैं, प्लेट के नीचे यहाँ पर कुछ एक मैग्नेटिक लेप किया जाता है। इन मैग्नेटिक लेप पे डेटा स्टोर किए जाते हैं, और एक हेड होता है, वो हेड क्या करता है, इनको डेटा को कंधानुमा संरचना का एक हेड होता है, जो कि आगे पीछे वो रोटेट होता रहता है और डेटा को एक्सेस करता रहता है और CPU को भेजता रहता है। मूविंग आर्म होता है इसमें। ठीक है। और यहाँ पर दूसरा होता है ऑप्टिकल डिवाइस। तो ऑप्टिकल डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, देखिए CD ऑप्टिकल डिवाइस है, DVD ऑप्टिकल डिवाइस है, आजकल ब्लू रे डिस्क आ गई। देखिए वॉर्म का क्या मतलब होता है, राइट वन रीड मैनी, एक बार राइट करो और एक बार राइट कर लो उसको, यानी इसके अंदर डेटा लिख लो, फिर कई बार पढ़ सकते हो उसको। CDR बोलते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, ये रीड होता है। DVD डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका पूरा नाम है, और ब्लू रे डिस्क। ये सारी जो डिस्क होती हैं ये होती हैं आपकी ऑप्टिकल। अब ऑप्टिकल डिवाइस में कैपेसिटी क्या होती है, देखो CDR में 650 से 700 MB तक की स्पीड होती है, और इसकी लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है। CDRW में 650 से 700 MB तक, CD में भी DVD के अंदर होता है 4.7 GB तक डेटा, और ब्लू रे डिस्क है उसमें 50 GB 100 GB तक भी हो सकता है। देखिए वॉर्म डिस्क,
वार्म डिस्क क्या होता है, देखो राइट वंस रीड मैनी, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको देख लेना, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। वार्म क्या है, तो रीड, राइट वंस रीड मैनी। फिर आता है सीडी। सीडी जैसे आपने नाम सुना होगा, तो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और ये जो सीडी होती है, इनकी जो कैपेसिटी होती है, ये 700 MB तक डेटा इसमें स्टोर करके रखते हैं। इसके ऊपर क्या होता है, देखिए डिस्क डेटा को पढ़ने के लिए लेज़र बीम तथा डिस्क की सतह सरफेस पर गड्ढे पिट, यानी कि जैसे इसके अंदर डेटा को पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक तेज लाइट सीडी के ऊपर जाके गिरेगी। अगर वहाँ पर कुछ डेटा है तो उस पर क्या करेगा, वो उसको रिफ्लेक्स कर देगा, परावर्तित कर देगा। अगर डेटा नहीं है तो उस पर क्या बन जाएंगे, गड्ढे बन जाएंगे, यानी फिर डेटा नहीं है। नेक्स्ट है कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी कि जो सीडी है वो किस तरीके से काम करती है, इसके बारे में कैसे इरेज कर सकते हैं। डिजिटल यानी कि डीवीडी की फुल फॉर्म, डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, और एक डिजिटल वीडियो डिस्क भी इसको बोला जाता है। ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है, इसके अंदर 4.7 और एक दूसरी जो होती है 2 लेयर की, उसमें 8.5 GB तक डेटा स्टोर किए जाते हैं। बट ये सारे पुराने तरीके हैं, पुराने चीज़ें हैं। आजकल पेन ड्राइव वगैरह आ गई हैं, सीडी वगैरह ख़राब भी हो जाती हैं, तो इनको यूज़ बहुत कम होने लग गया है। नेक्स्ट जो टेक्नोलॉजी आई है उसमें आई है ब्लू रे डिस्क। ये सीडी और डीवीडी की तरह ही होती है। इसकी जो लेयर होती हैं वो 3 लेयर 2 लेयर तक अवेलेबल हैं, और इसके अंदर डेटा जैसे कि डीवीडी 4.7 डेटा तक स्टोर कर सकती है, वैसे ये 50 से 500 GB तक डेटा इसमें स्टोर करके रख सकते हैं अपन। और ये हाई डेंसिटी यानी कि उच्च घनत्व के साथ रिकॉर्डिंग की जाती है इसके अंदर। तो इम्पोर्टेंट है ब्लू रे डिस्क, इसको थोड़ा सा याद रख लेना, इसमें कैपेसिटी वगैरह पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। सब जानते होंगे पेन ड्राइव के बारे में, डेटा ट्रांसफ़र के काम आती है। एक कंप्यूटर से डेटा लिया, दूसरे कंप्यूटर में हमने स्टोर कर दिया। तो डेटा ट्रांसफ़र के लिए डेटा बस भी इसको बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम है फ्लैश मेमोरी। ठीक है, बहुत ही छोटा एक पोर्टेबल डिवाइस होता है, ये USB पोर्ट में लगता है। USB का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता, यहाँ तक कि ये कंप्यूटर से जुड़ा नहीं होता है तब भी डेटा को संग्रहित रख के बस लगाओ उसमें, और क्या करेंगे, डेटा उसमें स्टोर करो और उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट मीडिया कार्ड। ये इन दिनों डिजिटल कैमरे में इस्तेमाल में सबसे लोकप्रिय है। जो डिजिटल कैमरे होते हैं, कैमरे के अंदर ये यूज़ किया जाता है। इसके अंदर पिक वगैरह स्टोर हो जाती हैं, फिर उन पिक को लैपटॉप या कंप्यूटर में लगा के उनमें आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिक्योर डिजिटल कार्ड। जैसे स्मार्ट मीडिया कार्ड होता है, वैसे ये सिक्योर डिजिटल कार्ड भी होता है। बस इसमें क्या होता है, एक सिस्टम होता है लॉक का, यानी कि उसमें जो डेटा है वो आप ही देख सकते हो, उसके लिए एक लॉक सिस्टम होता है जो उनको प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट है मिनी SD कार्ड। ये छोटा कार्ड होता है, जैसे कि मोबाइल वगैरह में माइक्रो SD कार्ड है, मिनी SD कार्ड है, या आप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर मेमोरी को बढ़ाने के लिए, स्टोरेज मेमोरी को बढ़ाने के लिए। ये एक सेकेंडरी मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत ही SD कार्ड भी आता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। विंडोज़ 10 में कंप्यूटर सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन की जांच करना। कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, पहले ये समझते हैं। कॉन्फ़िगरेशन होता है आप अपने कंप्यूटर के बारे में जानें। जैसे कि हम मोबाइल जब परचेज़ करते हैं तो उसके बारे में देखते हैं, उसकी साइज़ क्या है, उसकी टच स्क्रीन कितनी है, उसकी पिक्चर क्वालिटी यानी कि उसकी कैमरा कितना मेगापिक्सल है, उसका प्रोसेसर कौन सा है, उसकी रैम कितनी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है। ये सब क्या होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी मेमोरी की कितनी मेमोरी है, प्रोसेसर कितनी स्पीड से काम करेगा, कितने डेटा तक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं, ये सारा डिपेंड करता है उसके कॉन्फ़िगरेशन पे। यानी बढ़िया कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हम परचेज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है, और अगर घटिया कॉन्फ़िगरेशन का करेंगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसको कैसे चेक करते हैं, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो माई कंप्यूटर है, माई कंप्यूटर पे जाके आपको राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करके जाके उसमें आ गया प्रॉपर्टीज़, और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, उस पर जो भी उसमें आपको मिल जाएगा किस तरीके से दिखाई देगा, देखिए यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, इसमें कितना प्रोसेसर है, कितनी रैम है, वो सारे हमें दिखाई देंगे।
ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसकी सेटिंग पेज में आपको विंडोज़ 10 का सटीक संस्करण यानी वर्जन भी मिलता है, यानी कि यहाँ पे कौन सा है, विंडो 10 है। अब विंडो 10 का भी अपडेट वर्जन आ रहा है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जोड़ दिए जाते हैं, उनको अपडेट करना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एक कम्यूलेटिव अपडेट का सुविधा, जैसे कि कोई भी इसमें नई चीज़ जुड़ गई तो माइक्रोसॉफ्ट से की जो वेबसाइट है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होकर इसको हम क्या कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और इसके नए फीचर्स का यूज़ भी किया जा सकता है। सिस्टम सूचना का उपयोग करना, तो सिस्टम सूचना का उपयोग मतलब इसमें आप देख सकते हैं कि भी कौन से कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर अपने पास है, इसका सारा सिस्टम का स्पेसिफिकेशन हम देख सकते हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन को हम देख सकते हैं। ये नहीं कि मार्केट में गए तो अपने हर किसी कंप्यूटर में दे देगा, हम यहाँ से उसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन और सारा सिस्टम हम चेक करने के बाद ही लेंगे। तो ये कंप्यूटर पे भी आप चेक कर सकते हैं, घर पे कंप्यूटर हो सकता है, फिर सेंटर में आके भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये बता रखा है कि किस तरीके से हम सिस्टम और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की इन्फॉर्मेशन पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिस्टम इन्फॉर्मेशन को खोलते हैं, फिर वह जानकारी चुनें जो आपको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हो वो जानकारी आप यहाँ से सेलेक्ट करके उसको देख सकते हैं और सिस्टम की समरी आएगी, वहाँ पे पता लग जाएगी क्या कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ में आप कंप्यूटर ग्राफिक्स विवरणों यानी कि ग्राफिक्स कार्ड डिटेल को भी निर्यात करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे क्लिक करें, फाइल पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और लोकेशन ब्राउज़र पे क्लिक करें और डिस्क्रिप्शन का नाम लिख दें और उसको सेव करें। तो ये तरीका था, क्या है, ग्राफिक्स को यानी किसी चीज़ को निर्यात करना चाहते हो, उसमें कोई नई एडिशनल चीज़ ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ये पूरे सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये सिंपल प्रोसेस होती है, तो ये आप आके देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर पर। इसके बाद में आता है आपका रिपोर्ट, यानी कि एक रिपोर्ट टेक्स्ट फाइल में उपलब्ध है जिसमें आप टेक्स्ट को व्यूवर के साथ खोल सकते हैं। देखिए ये आपकी रिपोर्ट बन के आ गई है कि इसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं वो आ जाती हैं। नेक्स्ट होता है कमांड प्रमोट का उपयोग करना। तो कमांड प्रमोट क्या होता है कि देखिए सब पहले के टाइम में जो कंप्यूटर बनते थे, कंप्यूटर जब बने थे तो उस टाइम GUI नहीं थे, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस था, यानी कि अक्षरों के साथ ही हमें सब कुछ करना पड़ता था। आजकल के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उनके अंदर सिर्फ माउस आता है, माउस के पॉइंटर पे क्लिक करते जाओ और किसी भी आइकन पे डबल क्लिक करो, उसको ओपन कर लेंगे, बंद कर देंगे। बट पहले ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था, ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी और सारा काम जो होता था वो सिर्फ कमांड बेस होता था। कमांड देनी पड़ती थी, नई फाइल ओपन करनी है तो ये लिखो, इसको बंद करना तो ये लिखो। तो ये किस तरीके से इस विंडो 10 में भी आप यूज़ कर सकते हो। तो स्टार्ट के बटन में जाकर मेनू को खोलें और कमांड प्रमोट की खोज करें, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। इसको कैसे यूज़ करते हैं, देखो ये आपका इंटरफेस होगा सामने, जो ब्लैक स्क्रीन आएगी यानी कि ब्लैक एंड वाइट ही होता है, ब्लैक स्क्रीन, इस पर आप कोई भी कमांड लिखेंगे। जैसे dir कमांड क्या होती है, पूरी जितनी भी फोल्डर के अंदर फाइल हैं, आपकी डायरेक्टरीज़ हैं, वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ कमांड आप यूज़ करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आता है यह देखिए, अभी ये जो आपका चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। कुछ यहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के विभिन्न तरीके कौन से हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं और इसके आंसर मेरे को व्हाट्सएप पे करके भेजने हैं। कॉपी में करके आप क्या करेंगे, उन पे टिक करके लिख कर और मेरे को सेंड कर सकते हैं। तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका फिनिश हो गया है। इससे रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना है तो आप मेरे को पर्सनली कॉल करके या फिर टीम ऐप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर आप मेरे से पूछ सकते हैं और सेंटर में आके भी आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं रिलेटेड टू चैप्टर नंबर 2। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे। और नेक्स्ट टॉपिक का जो वीडियो है मैं जल्दी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी आप ज़रूर देखें। ओके, गुड डे।